दोस्तों नमस्कार। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ट्रंप सरकार की बेचैनियां बढ़ती जा रही और उसका सीधा असर आपको भारत पे बढ़ते हुए दबाव पे देखने को मिल सकता है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो काफी गंभीर मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि कुछ समाचार ऐसे आए हैं जिसने वास्तव में हमें सोचने पे मजबूर किया है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच में अगर किसी भी रूप में व्यापारिक समझौता होता है तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। आज जो न्यूज आइटम है उसकी हम चर्चा करेंगे, उससे संबंधित जितना भी डेटा है और जो उसके इम्प्लीकेशन है वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसका असर ना सिर्फ खेती में पड़ेगा बल्कि पशुपालन पे पड़ेगा, बाकी क्रॉप्स पे पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे चर्चा सिर्फ एक मक्के को लेकर है, लेकिन किस तरह से इकोनॉमी में इसका असर अलग अलग क्षेत्रों में पड़ता है और आने वाले दिनों में अगर जिस तरह से अखबारें बता रही हैं, अगर हम उसको सही मान लें तो आने वाले दिनों में स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर करिएगा और उन सब लोगों तक पहुंचाइएगा जो इस व्यापार से संबंधित हैं। उम्मीद है बाकी वीडियोस भी आपने देखे होंगे, क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारा एनालिसिस है जो अलग अलग वीडियोस में मैं आपके साथ कर रहा। शुरुआत करते हैं आज की न्यूज की और उसके बाद उससे रिलेटेड एनालिसिस की। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बोल रहा हूं कि ट्रंप के ट्रैप से हमें बचना चाहिए। वो बिजनेसमैन है, कहते कुछ है करते कुछ है, करने के बाद फिर उसको बदल भी देते हैं। तो ट्रंप से डील करना एक अनरिलायबल बिजनेस एसोसिएट के साथ डील करने जैसा है। और वो बिजनेस एसोसिएट जिसके पास बार्गेनिंग पावर बहुत है, उसके पास बाकी मसल पावर बहुत है, इसीलिए आपको बहुत संभल के काम करना होगा। लेकिन समाचार क्या कहता है दोस्तों? इंडिया नेगोशिएट्स यूएस कॉर्न परचेज फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन अमिड ट्रेड टॉक्स। यूएस कॉर्न परचेज फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, कहने को तो कह सकते हैं कि चलो खाने में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा खामियाजा है जिसकी चर्चा आज मैं आपसे करने वाला हूं। और दूसरी तरफ 2 हफ्ते पहले जो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि वाई डजंट इंडिया बाय यूएस कॉर्न डिस्पाइट लार्ज पॉपुलेशन, इतनी बड़ी आबादी है, हमसे वो अनाज क्यों नहीं खरीदते हैं, खासकर मक्का। अब ये कुछ चीजें हैं जिनको शायद वहां के जो बिजनेस पॉलिसी मेकर्स हैं या इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, शायद उनको भारत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल उनको भारत से कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों। उनके गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, जिसका उनको कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, उनको एक डस्टबिन चाहिए या उनको एक डंपिंग ग्राउंड चाहिए। और भारत से अच्छा उनको डंपिंग ग्राउंड दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार समझौता हो गया तो पोर्ट्स पे और बाकी चीजों पे किस तरह से वो मैनिपुलेट करके अपने आगे काम निकाल लेंगे, ये अलग बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स की, कंपैरिजन को लेकर। मक्के की अगर हम रेट की बात करें तो ये है भारत का करीब इस समय अगर आप देखें तो $320 के आसपास है पर टन रेट। अमेरिका में क्या रेट है? वो है करीब 150-160। इसका मतलब अमेरिका और भारत के बीच में जो मक्के का रेट है उसमें ऑलमोस्ट डबल का फर्क है। अगर यहाँ पे 160 का है तो भारत में 320 का है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब सवाल इस बात का है कि अगर आप इस पे कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं, टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इस बात को समझिए कि अगली बार अगर हमने एमएसपी और बढ़ा दिया तो बगैर ड्यूटी घटाए भी इस रेट का माल भारत में घुस सकता है। लेकिन घुस क्यों नहीं रहा है? बिकॉज ऑफ हमारा नॉन जीएम पॉलिसी। ऑलमोस्ट 95-98% जो मक्का है अमेरिका में वो जीएम है। इस बात को हमें समझना होगा। वर्ल्ड मार्केट का अगर हम प्राइस देखें तो वो भी $200 के आसपास है। इसका मतलब भारत में इस समय जो मक्का है वो बहुत महंगा है। लेकिन दूसरी तरफ हम हर साल एमएसपी ये कह के बढ़ा रहे हैं कि हमारे यहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। इसका मतलब भारत में एक इनबिल्ट इनएफिशिएंसी है जिसको पॉलिटिकल संरक्षण की जरूरत है। यही बात हमें समझनी होगी। दूसरी तरफ अगर हम डीडीजीएस की बात करें, अब आपके लिए एक नया टर्म हो सकता है।
लेकिन जब आप इथेनॉल बनाते हैं और जो सॉलिड बच जाता है फर्मेंटेशन में, उसको डीडीजीएस कहते हैं। मैं ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप वहां देखें तो ये भी, जब रॉ मटेरियल महंगा है तो ये भी महंगा ही होगा। इस बात को हमें समझना होगा। अब हम आगे आते हैं कि इथेनॉल को लेकर जो भारत सरकार ने कहा है वो क्या है, और इथेनॉल के लिए अगर हम मक्का मंगा रहे हैं तो उसका इंप्लीकेशन क्या है। अगर हम देखें दोस्तों, जो यील्ड है, 1 टन मक्के से करीब 400 लीटर इथेनॉल निकलता है। 400 या 420, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी। कुल मिला के भारत का जितना पेट्रोल कंजम्पशन है, अगर उसमें E20 जो भारत की पॉलिसी है, अगर हम पूर्ण रूप से उसमें इथेनॉल मिला दें एज पर रिक्वायरमेंट, अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो करीब हमें 10 बिलियन लीटर के आसपास इथेनॉल चाहिए होगा। अब हमें क्या करना होगा, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि हकीकत क्या है। जैसा मैं पहले कह रहा था आपसे कि अमेरिका का जो मक्के का रेट है, मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूं, 166, और भारत में है 318, 320 मान सकते हैं, डबल का फर्क है। डीडीजीएस का प्राइस अमेरिका में है 145 और भारत में है 230, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा है। प्रोडक्शन कितना हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है करीब 380 मिलियन टन, भारत में होता है करीब 42 मिलियन टन। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का अगर 10% मक्का भी भारत आ गया तो हमारी प्रोडक्शन से डबल, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। अगर सप्लाई डबल हो जाती है तो प्राइस का क्या हाल होगा दोस्तों? मक्के के रेट गिर जाएंगे। इसका मतलब भारत का किसान अपना जो मक्का है उसको कीमत भी नहीं मिलेगी, बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भेजना होगा। और अमेरिका के लिए तो सिर्फ 10% ऑफलोड करना, 5% भी किया तब भी मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो क्या भारत के लिए रास्ता है मक्का? अमेरिका को डंपिंग करना है, क्योंकि उनके गोडाउन में इस समय करीब 60 मिलियन टन मक्का पड़ा है। और 60 मिलियन टन अगर मक्का पड़ा है दोस्तों, कुल मिलाकर अगर स्थिति देखें तो भारत के ऊपर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो करीब 71-72 मिलियन टन अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। अगर 72 मिलियन टन, मतलब भारत का जितना टोटल प्रोडक्शन है उससे ऑलमोस्ट डबल, अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भारत क्या करेगा? भारत को तो प्राइस वही लेना पड़ेगा जो अंतरराष्ट्रीय प्राइस है। इसका मतलब 320 की जगह हमें $200 में मक्का मिल जाएगा, और ट्रंप क्या बोलेंगे? ड्यूटी फ्री एक्सेस चाहिए। तो ये रेट जो गिर के आएंगे 200 पे, इसका मतलब जितने मक्के की इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो मुर्गी पालक हो या स्टार्च इंडस्ट्री हो, वो भारत के किसान से मक्का नहीं खरीदेंगे, वो $200 का सस्ता मक्का अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीदेंगे। और यही तो चाहते हैं ट्रंप साहब। इसका मतलब यह है कि जो भारत का किसान है उसके दिन खराब होने वाले हैं, क्योंकि रेट गिरेंगे। अब इसमें इथेनॉल का ट्विस्ट क्या है उसकी भी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। अब हम बात कर रहे हैं इथेनॉल रिक्वायरमेंट को लेकर। जब हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारी रिक्वायरमेंट है करीब 10-10.25 बिलियन लीटर। इसको पैदा करने के लिए, जैसा मैंने कहा कि अगर 400 लीटर पर टन के आसपास है तो हमें करीब चाहिए 25 मिलियन टन मक्का। हमारा इस समय प्रोडक्शन कितना है? जैसा आपको पता है 42 में से 25 चला जाएगा हमारी इथेनॉल की रिक्वायरमेंट के लिए। अगर हम और एफिशिएंट हो जाते हैं तो शायद 24 मिलियन टन से काम चल जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम ओवरऑल यील्ड की बात करें तो भारत और अमेरिका में जो यील्ड है वो ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन सबसे बड़ा इश्यू ये आता है कि करीब जो 300-350 किलो जो डीडीजीएस निकलेगा इथेनॉल बनाने के साथ, आप उसका क्या करेंगे? 30%। इसका मतलब यह है कि अगर हम पूर्ण रूप से भारत का मक्का इस्तेमाल करते हैं, और अगर मैं यहां कहूं कि 24 मिलियन टन हमने अगर मक्का इस्तेमाल किया, तो भारत के पास ऑलरेडी करीब 8 मिलियन टन डीडीजीएस है। उसका असर पता है क्या है दोस्तों? उसकी खपत नहीं हो रही। डीडीजीएस का एकमात्र उपयोग है वो है पशु चारे के रूप में, पोल्ट्री फीड, डेयरी फीड या किसी और पशु में। अमेरिका में वो खिलाते हैं स्वाइन को, मतलब जब सुअर की खेती होती है, सुअर का प्रोडक्शन होता है वहां पे, या और जो बीफ इंडस्ट्री है वहां चला जाता है। भारत में ऐसा कुछ है नहीं, और हम ज्यादातर मात्रा में जो है वो सोयाबीन का खल खिलाते हैं। अब जब डीडीजीएस सरप्लस हो जाए और रेट
गिरने लगे क्योंकि खरीदार नहीं है, तो किसान क्या करेंगे, मुर्गी पालक क्या करेंगे, सोयाबीन की फसल से जो निकलने वाला सोया डीओसी है, सोया मील है, उसकी जगह वो डीडीजीएस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आपने सोया मील को कम इस्तेमाल करना शुरू किया, आपका पूरा ऑयल सीड सेक्टर क्रैश हो जाएगा, क्योंकि आज जो ऑयल सीड इंडस्ट्री चल रही है ना दोस्तों, वो चलती है बिकॉज ऑफ ऑयल मील। तेल तो आज भी हम 70% आयात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे फीड इंडस्ट्री है, उसको प्रोटीन चाहिए, उसका सोर्स है ऑयल मील। जब प्रोटीन सोर्स आपको डीडीजीएस से मिल जाएगा और सस्ता मिलेगा, तो आप महंगा ऑयल मील क्यों लेंगे? इस बात को भी समझना होगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इथेनॉल मतलब कि कॉर्न मंगा के इथेनॉल बनाने से काम नहीं चलेगा। इथेनॉल तो आप बना के चलो दे भी देंगे, पहली बात तो आपके पास जो है आप वो खपत नहीं कर पा रहे हैं। हमने मक्के को इथेनॉल में क्यों भेजा शुरुआत में? क्योंकि मक्के के दाम नहीं मिल रहे थे किसानों को। तब हमने ये सोचा था कि अगर इथेनॉल बन जाएगा तो मक्के के रेट बढ़ेंगे और किसानों को सही दाम मिल जाएगा। अब हम अगर मक्का आयात करना शुरू कर दें तो क्या होगा? मक्के के दाम गिरेंगे और जिस लिए हमने इथेनॉल बनाना शुरू किया था वो पूरा का पूरा एजेंडा वेस्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ये बात हमें समझनी होगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि सिचुएशन सिर्फ मक्का और इथेनॉल की नहीं है। ऑयल सीड सेक्टर इससे जुड़ा हुआ है, पोल्ट्री सेक्टर इससे जुड़ा हुआ है और बाकी प्रोटीन सेक्टर्स इससे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? पेट्रोल कंजम्पशन हमारा है करीब 40 मिलियन टन हर साल। अगर हम उसमें 20% मिलाते हैं तो 10 बिलियन लीटर। इसका मतलब यह है कि 27 मिलियन टन हमें मक्का चाहिए और हमें करीब 8 से 9 मिलियन टन हमारा डीडीजीएस पैदा होगा, जिसका मैंने आपको बता दिया कि सप्लाई प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है। और टोटल जो हमारा प्रोडक्शन है वो इस बार करीब 42 मिलियन टन के आसपास है। अब होगा क्या? जैसा मैंने कहा कि फीड इंडस्ट्री में असर आएगा, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है और बाकी इंडस्ट्रीज हैं वो ऑयल मील लेने की जगह डीडीजीएस लेंगी, क्योंकि सस्ता है। ऑयल मील जो है, किसान जो तिलहन उगाते हैं, जहां हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी भारत के लिए सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है तेल, फिर हमें मील भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, किसान तो फिर सोयाबीन क्यों उगाएगा भारत में, या तिलहन क्यों उगाएगा? आप जाके उदाहरण देख लीजिए, सनफ्लावर क्रॉप भारत में पूरी तरह से ऑलमोस्ट लुप्त सी हो गई है। जो ग्राउंड नट है वो स्नैक फूड बन गया है। ग्राउंड नट का तेल इतना महंगा है कि उसका कंजम्पशन कम हो गया है। अब बचा क्या? सरसों का तेल, क्योंकि हम उसमें खुशबू के लिए या टेस्ट के लिए खाते हैं, और उसमें जितनी मिलावट होती है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। और भारत सरकार की जो फूड एडल्ट्रेशन कंट्रोल करने की एजेंसीज हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि जितना मस्टर्ड हिंदुस्तान में है उसमें 90% एडल्ट्रेटेड। लेकिन जब आप डीडीजीएस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फॉर्मूला बदलना होगा और एंजाइम यूज बढ़ाना होगा। और ये एंजाइम जो है दोस्तों, ये भी इंपोर्टेड है। तो ये भी अमेरिका और यूरोप से, चाइना से एंजाइम आने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी लगातार बढ़ती जाएगी। और नुकसान किसका होगा? किसानों का, जो तिलहन उगाते हैं। और फायदा किसका होगा? जो भी बड़ी पोल्ट्री कंपनीज हैं वो अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीदेंगी और भारत के किसान से नहीं खरीदेंगी। इस बात के लिए हमें तैयार होना है। डीडीजीएस का, जैसा मैंने कहा, इस्तेमाल होता है रूमिनेट्स मतलब बीफ में और पोर्क इंडस्ट्री या स्वाइन में। वो इंडस्ट्री हमारे यहाँ है नहीं। अब ऑयल सीड का क्या होगा? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इंपोर्ट सेंसिटिव जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा सोयाबीन पे, और सोयाबीन के दाम गिरेंगे, मतलब अगली बार किसान नहीं उगाएगा। तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने गए थे मक्के की अमेरिका के साथ, अल्टीमेटली नहीं चाहते हुए भी आपको सोयाबीन इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके किसान ने इसलिए उगाना बंद कर दिया क्योंकि उसको दाम नहीं मिल रहा। क्या भारत सरकार इसके लिए तैयार है? और ऑयल सीड में, ऑयल हम अभी 70% आयात कर रहे हैं, फिर आपकी जो कैटल फीड या पोल्ट्री फीड के लिए जो प्रोटीन चाहिए आप वो भी आयात करना शुरू कर देंगे, तो आपकी खाद्य सुरक्षा का क्या होगा?
ट्रंप यही तो चाहते हैं कि भारत की खाद्य सुरक्षा को किसी तरह से तहस नहस कर दो, ताकि 150 करोड़ का देश अमेरिका पे निर्भर हो जाए और जब वो चाहे जैसे चाहे दाम ऊपर नीचे करते रहें और भारत को एक्सप्लॉइट करते रहें। और जो हम कह रहे हैं कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे, हम कभी बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी हम फूड इन्फ्लेशन को ही झेलते रहेंगे। तो ये मोदी साहब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम रेगुलेटरी इश्यूज पे हमको क्या करना पड़ेगा। अगर हमने जीएम अप्रूवल दिया तो सिर्फ अमेरिका से नहीं, पूरी दुनिया से जीएम क्रॉप भारत में आएंगे। और सिर्फ मक्के में क्यों, एक बार आपने अगर फूड क्रॉप अलाउ कर दी तो हर तरह की जीएम क्रॉप आपको अलाउ मजबूरी में करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं रहेगा। और अगर भारत सरकार ने वो किया तो डब्ल्यूटीओ में और भारत के कोर्ट्स में इसको चैलेंज करने वाले बहुत सारे व्यापारी वर्ग खड़े हो जाएंगे कि हमें जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ता माल मिल रहा है, भारत सरकार क्यों नहीं लाने दे रही। इस पे भी इश्यू उठेगा। इसके अलावा ये बहुत बड़ा मुद्दा है सैनिटरी इश्यूज का, डीडीजीएस। अब हम अगर मक्का इंपोर्ट कर रहे हैं भारत में इथेनॉल के लिए, अगर हमने उसको बगैर क्वालिटी के लाने दिया, एक तो भारत में दुनिया भर की बीमारियां आ जाएंगी, हमारी सारी फसलों में वो नई बीमारियां फैलेंगी जो नहीं है। दूसरी तरफ अगर उसमें अफ्लाटॉक्सिन की मात्रा ज्यादा हुई तो जो डीडीजीएस भारत में बनेगा इंपोर्टेड कॉर्न को लेकर, उसमें ना तो हम अपने पशुओं को खिला पाएंगे ना हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। वो अपने आप एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाएगी। इस बात को हमें समझना होगा। इसके अलावा जो हमारा ओवरऑल कोटा सिस्टम रहेगा इथेनॉल का, वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। और इसीलिए कहने का मतलब ये है कि आप तो गए थे इथेनॉल को लेकर, आपकी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी डीडीजीएस को लेकर कि ये जो फैक्ट्रियों में 30-40% माल जो इकट्ठा हो रहा है, इसका हम क्या करें। ना भारत में उसका बाजार है, ना आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अमेरिका के अगेंस्ट, ब्राजील के अगेंस्ट और बाकी जो बड़े कॉर्न मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके अगेंस्ट। क्या हम कॉम्पीट कर पाएंगे? और अगर हम सब ये सब कर रहे हैं और हमें अगर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होना है तो सबसे पहले आपको अपने एमएसपी को घटाना होगा। क्या हम घटा सकते हैं? क्योंकि अगर आप किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे हैं तो किसान तो घाटे की बात करेगा। क्या आप उसको कंपनसेट कर पाएंगे? वो भी मुश्किल होगा। इसीलिए दोस्तों, मेरा सिर्फ यही कहना है कि मोदी जी, इसको जरा बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिएगा कि प्रॉब्लम सिर्फ आपको ट्रंप को प्लीज करने की नहीं है। हाँ, अगर आप ट्रंप को ये कहते हैं कि ठीक है आई विल हेल्प यू, तो आप उसको बोलिए कि हमें मक्का नहीं चाहिए, आप हमें इथेनॉल दे दो। कौन से बना हुआ इथेनॉल ले लो, आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी सीधा लाएंगी, पेट्रोल में मिलाएंगी और पेट्रोल पंप पे भेज देंगी। इससे ना आपके मुर्गी किसानों को फर्क पड़ने वाला है, ना आपके ऑयल सीड के किसानों पे असर आएगा, ना आपको डीडीजीएस का गलट झेलना पड़ेगा, ना डीडीजीएस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए क्वालिटी इश्यूज झेलने पड़ेंगे। तो अगर आपको और ट्रंप को आप ये कह सकते हैं कि देखिए, आपको मैं 4 मिलियन लीटर में आपसे इथेनॉल ले लेता हूं, इसका मतलब यह है कि मैंने आपसे 10 मिलियन टन कॉर्न खरीद लिया, आप डीडीजीएस अपने यहां कंज्यूम करिए, मेरे यहां उसका बाजार नहीं है। उस कॉर्न का इथेनॉल मैं ले लेता हूं अपने पेट्रोल में मिलाने के लिए, लेकिन उतना जिससे कि भारत के अंदर भी जो इथेनॉल प्रोडक्शन है उस पर असर ना हो, नहीं तो रॉ मेटेरियल प्राइसेस पे भारत में उसका नेगेटिव असर आएगा। इसीलिए दोस्तों, मेरा यह कहना है कि हमारे लिए 2 लेवल की प्रॉब्लम है कि सरप्लस डीडीजीएस का हम क्या करेंगे। ऑलरेडी अगर आप देखें तो सोयाबीन के रेट और सोया खल के रेट क्रैश हो चुके हैं, जबकि हम अभी कुछ आयात नहीं कर रहे हैं। लोकल जब से इथेनॉल बनना शुरू हुआ है मक्के से, हमारे सोयाबीन और ऑयल सीड सेक्टर में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। भारत सरकार को इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या होगी। तेलों का आयात बढ़ता रहेगा, हमारी आत्मनिर्भरता की जो कहानी है वो खत्म हो जाएगी, हम पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर रहेंगे, पहली बात। दूसरा, कॉर्न या मक्का आयात करने की जगह मेरा निवेदन है कि आप इथेनॉल ही आयात करें।
इससे आपकी बाकी समस्याओं का समाधान होगा। ना आपको कानून बदलने होंगे, ना आपको जीएम के रूल बदलने होंगे, ना आपको कुछ और करना होगा। और आप प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश करना चाहते हैं तो आप कॉर्न की जगह कॉर्न से बना हुआ इथेनॉल ले लीजिए। सबकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या मानेंगे? वो तो चाहते हैं कि भारत की जो जीएम पॉलिसी है उसको डिस्ट्रॉय करें, भारत के मार्केट प्राइसेस को क्रैश करें, ताकि किसान खेती ना करे और अमेरिका हर साल जितना सरप्लस वहां प्रोडक्शन होता है वो लगातार भारत में डंप करता रहे, क्योंकि चाइना ने तो दरवाजे बंद कर दिए। अब देखते हैं भारत सरकार क्या करती है। आपके जो भी विचार हो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में जो कमेंट सेक्शन है वहां जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।